नमस्कार। आज हम एमपी सेट, सीएसआईआर, यूजीसी नेट और यूजीसी नेट के फर्स्ट पेपर जो कि हमारा टीचिंग एप्टीट्यूड और रिसर्च एप्टीट्यूड पर बेस्ड है, उसकी सेकेंड यूनिट है ना, जो कि आधारित है या जिसका कंटेंट जो है वो आपका रिसर्च एप्टीट्यूड से रिलेटेड है। यानी इस पूरी यूनिट्स में हम किसके बारे में बात करेंगे? तो हम बात करेंगे रिसर्च एप्टीट्यूड्स के बारे में। तो रिसर्च एप्टीट्यूड को समझने के पहले सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रिसर्च क्या है ना। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, रिसर्च में दो वर्ड आ रहे हैं, री और सर्च। यानी रिसर्च अपने आप में दो वर्ड के कॉम्बिनेशन से बना है, जिसे हम रिसर्च कह रहे हैं। सो ये जो रिसर्च है, ये इसमें री जो है वो क्या इंप्लाइज करता है? रिपीटेटिव और इटरेटिव प्रोसेस, है ना। अब ये जो रिपीटेटिव है, इस रिपीटेटिव या इटरेटिव प्रोसेस को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पुनरावृत्ति, है ना, या बारंबार, है ना। जो प्रोसेस बारंबार लगातार होती है, इट रिपीटेटिव, इज कॉल्ड द री। और सर्च जो डिनोट करता है, तो सर्च डिनोट क्या करता है? एक ऐसी प्रोसेस को थ्रू एग्जामिनेशन, लुकिंग ओवर केयरफुली इन ऑर्डर टू फाइंड समथिंग। यानी एक ऐसी प्रोसेस जो बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक की जाती है कुछ प्राप्त करने के लिए। अब कुछ प्राप्त करने के लिए, जो क्या प्राप्त करने के लिए की जाती है? एम्स एट एडिंग टू द एग्जिस्टिंग स्टॉक ऑफ नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड। आप यहाँ पर ध्यान दें, एग्जिस्टिंग स्टॉक मतलब ऑलरेडी वो नॉलेज पहले से है। तो जो पहले से ही विद्यमान है, उसी में आप कुछ नया ढूंढ रहे हैं। और वो जो नया ढूंढने की प्रक्रिया है, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप क्या कर सके? बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड, इस विश्व को और अच्छा बना सकें। तो ज्ञान का वह भंडार जो अभी एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्टिंग है, उससे आप क्या कर रहे हैं? मॉडिफाई कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं ताकि इस विश्व को और बेहतर बनाया जा सके। अब यहां पर कुछ वर्ड्स आ रहे हैं। पहला वर्ड आपका क्या आ रहा है? आप देखिए, पहला है साइंटिफिक। ये छोटे छोटे वर्ड्स, क्योंकि क्वेश्चन आपके जो बनते हैं ना, वो यहीं से बनते हैं, इन्हीं में से वर्ड्स उठाए जाते हैं। तो पहला है आपका साइंटिफिक, दूसरा है सिस्टमैटिक। यानी आप जो भी नया तथ्य ढूंढ रहे हैं, जो भी प्रोसेस कर रहे हैं, तो प्रोसेस कैसी होनी चाहिए? साइंटिफिक होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, यानी सिस्टमैटिक होनी चाहिए, है ना। एज वेल एज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। यहां पर आप ध्यान रखें कि ये आपका प्रोसेस है ना, ये कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मतलब कि आपकी जो विषय वस्तु है ना, तो विषय वस्तु से संबद्ध होना चाहिए या केंद्रित होना चाहिए, है ना। ओरिएंटेड, दिशा निर्देशित होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप किसी भी एट रैंडमली कुछ भी कर दें, तो एट रैंडम कुछ नहीं होना चाहिए। द प्रोसेस ऑफ रिसर्च बिगिन विथ आइडेंटिफाइंग द रिसर्च प्रॉब्लम, following data collection, data analysis and ends with the conclude of findings। मतलब आप देखो कि यहाँ पर पहली चीज तो आपका रिसर्च इन्वॉल्व क्या करता है? साइंटिफिक और सिस्टमैटिक एनालिसिस को इन्वॉल्व करता है ना, अप्रोप्रिएट फाइंडिंग्स विद अप्रोप्रिएट रीजंस। लेकिन ये सारा जो होता है आपका कैसा होना चाहिए? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड होना चाहिए। तो इसमें बिगिंस विद, कहां से प्रारंभ होता है? तो इट बिगिंस विथ आइडेंटिफाइंग, है ना, बिगिंस विथ आइडेंटिफाइंग द प्रॉब्लम। फिर आइडेंटिफाई करने के बाद आप क्या कर रहे हो? डाटा कलेक्शन कर रहे हो,
है ना, डाटा संग्रहण कर रहे हो, कलेक्शन करने के बाद उस डेटा को आप क्या कर रहे हो, एनालाइज कर रहे हो, है ना। आफ्टर एनालाइज आप अपने फाइंडिंग्स को कंक्लूड करते हैं। तो यहाँ मोटे तौर पर ये बताया, लेकिन जब आगे हम पढ़ेंगे रिसर्च की स्टेप्स को तो पूरा एक सिस्टमैटिक स्टेप्स आएगी। हम जस्ट सब्जेक्ट्स के अंदर एंटर करने के पहले की हम ये जस्ट बात कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर आप देखो, एक अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट अर्ल रॉबर्ट बेबे का कथन है कि रिसर्च इज अ सिस्टमैटिक, है ना, इंक्वायरी टू डिस्क्राइब, एक्सप्लेन, प्रेडिक्ट एंड कंट्रोल द ऑब्जर्व्ड फिनोमेना। देखो क्या क्या वर्ड आ रहा है इसमें, एक तो आ रहा है आपका सिस्टमैटिक, फिर आ रहा है आपका इंक्वायरी, फिर आ रहा है आपका डिस्क्राइब, फिर आ रहा है आपका एक्सप्लेन, फिर आ रहा है प्रेडिक्ट और फिर आ रहा है कंट्रोल। तो ये सब मिलकर बनता है आपका रिसर्च। तो हम आज इसी के बारे में जानने वाले हैं। अब यहां पर एक अच्छा रिसर्च, क्योंकि जब ये गुण आप किसी में देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि उसमें रिसर्च एप्टीट्यूड है या नहीं। तो आप देखें कि एक अच्छे रिसर्च के लिए क्या क्राइटेरिया है, हम कैसे कह सकते हैं कि ये एक अच्छा रिसर्च है। तो सबसे पहली चीज आप देखिए कि यहाँ पर क्या है आपका, है ना, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, है ना, क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। तो क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ कि जो भी आप रिसर्च कर रहे हैं इट मस्ट बी डिफाइंड वेरी क्लियरली, मतलब कि स्पष्ट रूप से परिभाषित, स्पष्ट रूप से परिभाषित। Clearly defined objective. The objective of research study should be clearly defined. The objective of research as well defined are well defined. Then there would be clear roadmap in front of the researchers to follow. It helps the researchers to determine the type of data required to conduct the research efficiently. मतलब अगर आपके पास स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा उद्देश्य, कौन उद्देश्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होगा, देन आपके पास क्या होगा, एक रोड मैप होगा, है ना। रोड मैप का मतलब है कि आपको अपना पूरा रिसर्च कैसे कंप्लीट करना है ना। आप उसके अंदर रिसर्च में आप डेटा कलेक्शंस करेंगे, है ना, उसको एनालाइज करेंगे, तो एवरीथिंग विल बी वेरी क्लियर इन फ्रंट ऑफ द रिसर्चर्स। और सेकंड थिंग जो आता है वो है एथिकली कंडक्टेड। एथिकली कंडक्टेड का मतलब है कि उसमें नैतिकता होना चाहिए। आपका रिसर्च किसी भी दृष्टि से अनैतिक नहीं होना चाहिए। अब यह नैतिक अनैतिकता का मतलब वह मानवीय मूल्य या वह चीजें जो एक समाज के अंदर, एक सभ्य समाज के अंदर जिन्हें स्वीकार किया गया है। तो रिसर्चर शुड अबाइड बाय the ethical standard laid down to conduct research accurately. The research data and the limiting factors should be properly scrutinized. यानी आपके पास जो भी डेटा है वो प्रॉपरली क्या होना चाहिए, स्क्रूटिनाइज्ड होना चाहिए, एक्सप्लेन्ड एंड documented to maintain a level of transparency with the readers. क्योंकि आप जो भी रिसर्च कर रहे हैं ना, तो ऐसा तो है नहीं कि आप रिसर्च करेंगे और वो आप ही तक सीमित होगा, क्योंकि पहले ही हमने पढ़ लिया है या पहले ही हम जान चुके हैं कि रिसर्च का उद्देश्य क्या होता है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ वर्ल्ड, है ना, विश्व की बेहतरी के लिए, मानवता की बेहतरी के लिए। तो जो चीजें आप मानवता की बेहतरी के लिए कर रहे हैं तो वो सब चीजें क्या होना चाहिए, व्यवस्थित होना चाहिए। उसमें एथिकल जो वायलेशंस है, यानी जो नैतिक मूल्य है या नैतिकता है, उसका किसी भी दृष्टि से उल्लंघन नहीं होना चाहिए।
और प्रॉपरली आपको डॉक्यूमेंटेड करना है। और कंक्लूजन शुड बी बेस्ड ऑन ए प्रॉपर एविडेंस। प्रॉपर एविडेंस का मतलब हम कह सकते हैं कि आप लास्ट में जो भी कंक्लूजन निकालेंगे ना, तो उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, पर्याप्त प्रमाण होना चाहिए। तो ये पर्याप्त प्रमाण आप करेंगे तो इसके लिए आपने जो मतलब जहां से ये सब चीजें आप ला रहे हो वो डेटा आपका प्रॉपरली होना चाहिए, स्क्रूटनाइज होना चाहिए, और उसमें ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेड होना चाहिए। तब जाके हम ये कह सकते हैं कि ये रिसर्च एक अच्छा रिसर्च है। तीसरा आता है फ्लेक्सिबिलिटी, है ना, लचीलापन, है ना। बहुत ज्यादा आपको रिसर्च कर रहे हैं तो पहले हमने क्या लिखा है, पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य। लेकिन इसके साथ साथ भी हम क्या कह रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। तो फ्लेक्सिबिलिटी की बात क्यों कर रहे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी यहाँ पर क्या उल्लेखित कर रहा है, लचीलेपन का क्या अर्थ है। लचीलेपन का आप ये बिल्कुल मत समझाइए, समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई हमने एक ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा, पहले तो हम कह रहे हैं कि क्लियरली डिफाइंड है, अब हम उससे डेविएट हो रहे हैं, यहाँ उसके कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर आप जब इसको पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा कि रिसर्च इन्वॉल्व्स री एग्जामिनिंग द डेटा टिल करेक्ट फाइंडिंग्स आर अराइव्ड। मतलब लचीलेपन का मतलब है कि आपका जो भी आपने डेटा कलेक्ट किया है, जो भी आपने डॉक्यूमेंटेशन किया है, तो आप उसको क्या करेंगे, री एग्जामिन करेंगे। कब तक री एग्जामिन करेंगे, जब तक कि आप करेक्ट फाइंडिंग्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। दिस इज पॉसिबल ओनली इफ द रिसर्च अप्रोच इज फ्लेक्सिबल इन नेचर। There should always be scope to add significant data or change the existing data as per the requirement। यानी यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या आ रहा है कि आपके पास हमेशा स्कोप बना होना चाहिए, ये संभावना बनी हुई है या बनी रहनी चाहिए कि आप उसमें सिग्निफिकेंट डेटा, है ना, आपका जो डेटा है वो कैसा होना चाहिए, सिग्निफिकेंट होना चाहिए, यथार्थता, है ना। और चेंज द एग्जिस्टिंग डेटा, और जो वर्तमान में जो आपका डेटा है उसमें आप चेंज कर सकते हो एज पर रिक्वायरमेंट। ये थर्ड पॉइंट था। देन फोर्थ पॉइंट होता है रिलायबिलिटी, है ना। रिलायबिलिटी हिंदी में हम इसको कह सकते हैं विश्वसनीयता या भरोसा, है ना। रिलायबल होना, हम कहते हैं ना कि रिलायबल मतलब कि भरोसेमंद, मतलब कि जिस पर आप विश्वास कर सकें। तो आपका जो भी रिसर्च है वो रिलायबल होना चाहिए, वो कैसा होना चाहिए, विश्वसनीय होना चाहिए। तो ये जो विश्वसनीयता का अर्थ है यहाँ पर क्या है कि आपके रिपीटेबिलिटी, रिलायबिलिटी रेफर्स टू द रिपीटेबिलिटी ऑफ ए रिसर्च टूल, प्रोसीजर और इंस्ट्रूमेंट्स। द डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी, विश्वसनीयता की कोटि, मतलब किस लेवल तक आप विश्वसनीय है आपका रिसर्च है। द डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी ऑफ ए रिसर्च स्टडी डिपेंड्स ऑन द डिग्री ऑफ सिमिलैरिटी इन रिसर्च रिजल्ट। आपके अनुसंधान के या आपकी शोध के जो भी परिणाम आए हैं उनकी समानता के आधार पर आपके रिसर्च की रिलायबिलिटी बनती है। A research is called reliable when it produces similar results for different samples drawn from the same population under similar condition and procedure। यानी आपके पास आप क्या रिसर्च जब भी करते हैं, आगे हम समझेंगे, तो आप क्या करते हो, एक सैंपल कलेक्ट करते हो, है ना। तो सैंपल जहां से कलेक्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉपुलेशन। तो सपोज करो कि आपने पॉपुलेशन में से क्या किया, एक सैंपल कलेक्ट किया, हम इसको नाम दे देते हैं सैंपल 1। इस सैंपल 1 पर हमने क्या किया, एक सर्टन प्रोसीजर को जो है वो अप्लाई किया, है ना, और सेम कंडीशंस भी रखी। तो प्रोसीजर और कंडीशन ये सब हमारी सेम थी, और इसके बेसिस पे हमने क्या किया, कुछ रिजल्ट्स हमारे पास आए जिसको हम क्या कह रहे हैं, फाइंडिंग्स कह रहे हैं,
ठीक है, ये हमारे पास पॉपुलेशन में से हमने एक रिजल्ट्स लिया। अब सपोज करो हमने यहीं से एक सेकंड सैंपल लिया, है ना, तो ये जो हमने सेकंड सैंपल लिया, इस सेकंड सैंपल पर भी हमने क्या किया, है ना, सेम प्रोसीजर हमने अप्लाई किया, हमने सेम कंडीशंस को रखा, देन इससे भी हम क्या लेकर आए, फाइंडिंग्स लेकर आए, रिजल्ट्स आए हमारे पास। फिर हमने क्या किया, एक और सैंपल लिया, है ना, और एक और सैंपल लेकर हमने यहाँ पर ये एक और सैंपल लिया जिसको हम नाम दे रहे हैं थर्ड सैंपल। तो ये जो थर्ड सैंपल हमने लिया ना, इस थर्ड सैंपल के साथ भी हमने क्या किया, वी अप्लाइड सेम प्रोसीजर, है ना, फिर हमने सेम कंडीशंस को भी रखा और इससे भी रिजल्ट्स आया। तो अगर हमारा ये रिजल्ट, हमारा सेकंड सैंपल का रिजल्ट्स, हमारा थर्ड सैंपल का रिजल्ट्स, ये तीनों रिजल्ट्स अगर सेम आए हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा रिसर्च रिलायबल है। अगर ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एक ही पॉपुलेशन है और उसी पॉपुलेशन में से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग सैंपल्स कलेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो सैंपल कलेक्शन की कंडीशन सेम है, उस पर जो हम रिसर्च की जो प्रोसीजर मेथड्स अप्लाई कर रहे हैं वो भी सेम है, लेकिन हमारे रिजल्ट्स फर्स्ट सैंपल के साथ अलग आ रहे हैं, सेकंड के साथ अलग आ रहे हैं, थर्ड के साथ अलग आ रहे हैं। तो अगर हमारे ये जो रिजल्ट्स हैं ये तीनों में अलग अलग आ रहे हैं, तब हम ये कहेंगे कि हमारा रिसर्च रिलायबल नहीं है। तो यहाँ पर रिलायबिलिटी का सीधा अर्थ आपको जो लेना है वो क्या है कि इफ यू आर परफॉर्मिंग सेम रिसर्च from the same population but the sample are different, means different samples are being taken from the same population under the same procedure, same condition, and you are getting same results. There should be a variation, बट वो वेरिएशन भी क्या होना चाहिए, बहुत लिमिटिंग होना चाहिए। स्टैटिस्टिक्स में हम उसको काई टेस्ट और अलग अलग टेस्ट के नाम से हम जानते हैं। पर मोटे तौर पर अगर मान लिया कि टॉलरेबल जो है ना, लिमिट ऑफ टॉलरेंस की हम किस सीमा तक उसको टॉलरेट कर सकते हैं, तो वहां तक तो चलेगा, लेकिन आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड सैंपल के रिजल्ट बिल्कुल ही वेरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि अब आपका रिसर्च जो है वो रिलायबल नहीं है। उसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट है वैलिडिटी, है ना। वैलिडिटी का मतलब है कि आपका जो रिसर्च है उसकी वैधता क्या है, उसकी वैलिडिटी क्या है ना। तो उसकी वैधता को आपको क्लियर होना चाहिए। तो वैलिडिटी इज अ मेजर ऑफ द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द रिसर्च। एप्लीकेबिलिटी मतलब कि उस रिसर्च, क्योंकि बार बार बात यह आएगी कि जब हम रिसर्च करते हैं तो उस रिसर्च को करने के पीछे क्या होता है, हम फॉर द बेटरमेंट ऑफ द वर्ल्ड कर रहे हैं, विश्व की बेहतरी के लिए कर रहे हैं, मानवता के कल्याण के लिए कर रहे हैं, मानव जीवन को बेहतर बनाने के लिए कर रहे हैं। तो जब हम रिसर्च कर रहे हैं और वो अगर एप्लीकेबल नहीं है, उसकी अनुप्रयुक्तता नहीं है, तो फिर वो हमारे लिए उसकी वैधता का कोई मतलब नहीं है। तो वैलिडिटी इज नथिंग बट इट इज द मेजर ऑफ एप्लीकेबिलिटी ऑफ द research. It refers to the suitability and efficiency of the research. Suitability मतलब कि उसकी उपयुक्तता, है ना, हम जो रिसर्च कर रहे हैं उसके जो रिजल्ट्स आए वो कहाँ तक उपयुक्त हैं, और एफिशिएंसी उसकी दक्षता। तो रिसर्च की एप्लीकेबिलिटी यानी इसकी सुटेबिलिटी और एफिशिएंसी, instrument or procedure regarding the research problem. It measures the accuracy of an instrument in measuring the problem. अगर आपने किसी समस्या का मापन किया है, किसी इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू किया है, तो उसकी एक्यूरेसी क्या है। Validity is the basis of deciding whether a research conclusion, assumption or proposition is true or false. अब देखिए रिसर्च में यहाँ तीन वर्ड आ रहे हैं। रिसर्च का कंक्लूजन, है ना, रिसर्च का कंक्लूजन, उसका निष्कर्ष, फिर आ रहा है एजम्पशन, है ना, मतलब उसके बारे में आपकी मान्यताएं,
है ना, आप क्या उसको मानते हैं, एज्यूम करते हैं, क्या संभावना मानकर चल, एंड प्रपोजिशन, और इसके आधार पर आप क्या प्रपोज करते हैं। ये तीन चीजें हैं। आप देखें, पहला आपका जो आ रहा है ना, तो पहला वर्ड आपके लिए क्या आ रहा है, कंक्लूजन। तो फर्स्ट हम बात कर रहे हैं कंक्लूजन की, निष्कर्ष की। कंक्लूजन के बाद अगला जो आ रहा है वो आ रहा है आपके एजम्पशन, एजम्पशन। और लास्ट वाला जो तीसरा जो वर्ड है वो क्या है आपका, प्रपोजिशन, है ना। एजम्पशंस के लिए हम क्या कह रहे हैं, मान्यताएं, है ना, आपकी क्या मान्यताएं हैं। और चौथा जो तीसरा जो वर्ड है वो है आपका प्रपोजिशन। तो प्रपोजिशंस का मतलब है आप भविष्य के लिए क्या प्रस्तावित करते हैं। तो आप देखें, तीन चीजें आ गई आपकी जो रिसर्च की जो वैलिडिटी जो है, तो वैलिडिटी के लिए आपके तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं। क्या क्या तीन महत्वपूर्ण शब्द हैं, ये क्वेश्चन बनेगा, ये ध्यान रखें, ये वर्ड्स को अच्छे से समझ लें कि वैलिडिटी का मतलब क्या है, या वैलिडिटी क्यों की रिसर्च में वैलिडिटी क्यों मानते हैं, उसका क्या कारण है। तो ये है कि वैलिडिटी से हमको रिसर्च के कंक्लूजन, रिसर्च के निष्कर्ष, रिसर्च से क्या मान्यताएं, assumptions, और भविष्य के लिए क्या प्रस्तावना है ना, प्रपोजिशंस, वो सही हैं या गलत है, मतलब उनके सही या गलत होने का निर्धारण किया जाता है। तो ये था हमारा वैलिडिटी। उसके बाद आता है आपका अगला क्या है, छठा पॉइंट है एक्यूरेसी। तो ए रिसर्च इज कॉल्ड एक्यूरेट, है ना, सटीकता, है ना। एक्यूरेसी को हम क्या कह सकते हैं, शुद्धता या उसकी सटीकता। तो रिसर्च जो है वो हमारा एक्यूरेट है या नहीं। तो इफ द process of research instruments and tools are related to each other, it checks to see that research tools are being selected appropriately। हमारे जब भी हम रिसर्च करते हैं तो उसकी प्रक्रिया में जो भी उपकरण, है ना, और प्रोसेस आदि जो भी हम करते हैं वो सब एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं। तो अगर वो अप्रोप्रिएट नहीं होंगे तो हमारा रिसर्च जो है वो सटीकता के साथ नहीं किया जा सकेगा। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए। तो एक्यूरेसी जो है, शुद्धता, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। फिर आता है क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स, है ना। देखिए, पहला हमारा था रिलायबिलिटी। तो रिलायबिलिटी, और यहां पर हम बात क्या कर रहे हैं, क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्सेज। मतलब जहां से भी आप आपका डेटा कलेक्ट कर रहे हो, है ना, जिस भी सैंपल से, तो उस स्रोत की विश्वसनीयता होनी चाहिए। तो क्रेडिबिलिटी ऑफ द सोर्स, आपके सोर्सेस की क्रेडिबिलिटी क्या है। क्रेडिबिलिटी का मतलब क्या है, दैट द रिसर्च डेटा शुड बी टेकन फ्रॉम ट्रस्ट वर्दी सोर्सेस, विश्वसनीय स्रोत से। ऐसा नहीं कि जहां से आप कलेक्ट कर रहे हो वो मैनिपुलेट किया हुआ डेटा है। तो मैनिपुलेशन अगर किया हुआ है तो आपके रिसर्च के जो रिजल्ट्स होंगे उसके बेसिस पे आप जो भी अभी बात की ना हमने कि हम उसके आधार पर प्रपोजिशन प्रस्तावित करते हैं, तो प्रस्तावना ही हमारी गलत हो जाएगी। Although the use of secondary data in research allows the research to complete the research within the time frame, but a researcher should try to use primary data as much as possible। आप देखो यहाँ पर बहुत अच्छा शब्द में हो रहा है। एक है आपका प्राइमरी डेटा, है ना, और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। आगे हम डेटा वाले पार्ट्स में इसको भी बहुत समझेंगे कि क्या होता है, अभी इसका हिस्सा है नहीं। तो आप देखिए कि प्राइमरी डेटा जो होता है ना, वो रिसर्चर खुद लेता है। मान लिया सपोज करो कि एक रिसर्चर ए, एक रिसर्चर है बी। अब आ रही है यहाँ पर कोई भी एक प्रॉब्लम है, और यहाँ पर ये आपकी पॉपुलेशन है ना। इस पॉपुलेशन से बी ने
कुछ डेटा कलेक्ट किया। तो बी ने जब डेटा कलेक्ट किया ना, तो ये डेटा बी के लिए कैसा डेटा कहलाएगा? प्राइमरी डेटा कहलाएगा। और ए ने भी यहां से अपना कुछ डेटा लिया, तो ये ए का क्या हो गया? प्राइमरी डेटा हो गया। अब मान लेते हैं हम कि जो भी काम जो पहले किया है ना, वो ए ने पहले किया है ना? ए का काम पहले है। अब ए ने जो काम किया है उसी काम को कौन कर रहा है? बी कर रहा है। तो बी ए के डेटा को एज इट इज ले ले, बी के डेटा को, तो ये डेटा इसका सेकेंडरी डेटा होगा। अब अगर हम ये मान के चले कि ए के डेटा कलेक्शन में ही कोई मिस्टेक्स थी, तो डेफिनेटली बी के जो भी रिजल्ट्स होंगे उसमें भी मिस्टेक होगी, वो भी गलत होंगे। तो यहां पर ट्रस्ट वर्दीनेस किसकी होनी चाहिए? ए की होना चाहिए। अब भाई बी को थोड़ी ना पता है कि ए ट्रस्ट वर्दी है या नहीं, ये एक बड़ा क्वेश्चन है। तो इसलिए ये कहा जाता है रिसर्च में कि एज पॉसिबल जितना हो सकता है हमें प्राइमरी डेटा लेना चाहिए। बट ऐसा तो है नहीं कि प्राइमरी डेटा जो है वो आप हमेशा ही लें। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हमारा डेटा सोर्स रिलायबल हो, ट्रस्टवर्दी हो, तो इन दैट केस हम प्राइमरी डेटा ले लेंगे। तो इससे क्या होगा कि हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा। तो जो हम प्राइमरी डेटा, दूसरे का प्राइमरी डेटा हमने ले लिया, वो अब हमारे लिए क्या हो गया? सेकेंडरी डेटा हो गया। But a researcher should try to use the primary data as much as possible. If primary data is not available, then a specific amount of secondary data can be used. But conducting a research completely based on secondary data can harm the credibility of research. आप देखें, अगर आपने अपनी तरफ से कुछ भी नहीं किया है ना, तो क्या होगा? आपका गड़बड़ होगा। मैं भी बहुत बेसिक सी चीज बताऊं। अभी वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि हम अपने देश में बात करें तो भारत में जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है ना, तो भारत में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जो रिपोर्टिंग है वो अभी बिल्कुल बहुत ज्यादा बायस्ड है। अब वो जो बहुत ज्यादा बायस्ड है, और मान लेते हैं, मैं इनके नाम तो यहाँ नहीं लूंगा, लेकिन कुछ एक टीवी चैनल्स हैं जिनको हम यहाँ ए बी सी डी ऐसे नाम दे दें, ठीक है। अभी जो ए बी सी डी चैनल्स के जो रिपोर्टर है ये हमेशा बायस्ड रिपोर्टिंग कर रहे हैं, पर्टिकुलर एक एजेंडा फिक्स्ड है और उसी पे ये काम कर रहे हैं। और कोई कोई रिसर्चर है जो सोशलिज्म के ऊपर रिसर्च कर रहा है और वो इनके डेटा पे रिलायबल कर ले, इनके जो रिपोर्टर्स हैं, इनके जो संवाददाता जो बात कर रहे हैं, और उसके आधार पर वो कुछ पोजीशन प्रस्तावित कर दे कि भाई समाज में ऐसा असर हो रहा है ऐसा, तो डेफिनेटली वो तो पूरी तरह से गलत होगा। तो यहाँ पर ए ने मान लिया कि 5 लोगों से बात की। अब वो ए तो अपने एजेंडा पे काम कर रहा, तो ये 5 लोग तो वही है जैसा ए चाह रहा है, बी भी वैसा ही 5 सिलेक्ट कर लिए। अब ये जो हमारा जो रिसर्चर एक्स है ये कहता है कि भाई ये 5 लोगों का ऐसा कहना है, इन 5 का ऐसा कहना है, इन 5 का ऐसा कहना है, इन 5 का ऐसा कहना है, पर ये तो हर एक ये जो थे ये तो मैनिपुलेटेड थे ना, इनकी तो रिलायबिलिटी नहीं थी। तो ऐसे केस में ये एक्स का जो भी रिसर्च होगा वो कैसे रिलायबल हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो हम जब भी रिसर्च करेंगे तो हमारा डेटा जो है वो जितना संभव हो सके वो प्राइमरी डेटा होना चाहिए, वो सेकेंडरी डेटा नहीं होना चाहिए। फिर आता है आपका जनरलाइजेबल ऑफ रिजल्ट। जनरलाइजेबल ऑफ रिजल्ट्स का मतलब है कि आपके जो परिणाम जो आ रहे हैं ना, वो परिणामों का आपको क्या करना चाहिए? सामान्यकरण होना चाहिए। सामान्यकरण का मतलब ये है कि एक सामान्य व्यक्ति भी बड़ी आसानी से उसको समझ सके, है ना। द डिग्री of which the results of a research can be applied to the bigger population is called as generalization या उसकी generalizability. While carrying out a research, the researcher select a small sample from a target population. Hence, the sample and the research finding represents the target population. If the research represents results can be applied to other samples from the similar population,
then the research findings can be considered as generalizable. अब इसको जैसे मान लेते हैं हमारे पास ये एक पॉपुलेशन है, ठीक है, एक टारगेट पॉपुलेशन है, और यहाँ इस टारगेट पॉपुलेशन में क्या किया, एक स्मॉल सैंपल लिया और इस सैंपल पर हमने क्या किया, ये पॉपुलेशन है हमारी, ये इस पे हमने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद हमारी फाइंडिंग्स आई। तो डेफिनेटली ये जो हमारी फाइंडिंग्स हैं, ये फाइंडिंग्स किस पर अप्लाई हो रही, इस सैंपल पर। लेकिन अगर सेम फाइंडिंग्स इसके बहुत लार्जर सैंपल्स पर अप्लाई की जा सके तो हम ये कहेंगे कि हमारा जो रिसर्च है ये बहुत ज्यादा जनरलाइजेबल है। और मान लेते हैं कि ये कुछ एक हिस्से पर, मान लिया इतने ही हिस्से पर ये हुआ है, और तो हम ये कहेंगे कि इसकी जो जनरलाइजेबिलिटी जो है वो कम है। लेकिन अगर मान लिया ये बहुत बड़े व्यापक स्तर पर हुआ है तो ऐसी स्थिति में हम ये कहेंगे कि इसकी जनरलाइजेबिलिटी ज्यादा है। तो रिसर्च जो है वो ज्यादा अच्छा माना जाएगा जिसकी व्यापकता, यानी हम सामान्यकरण को हम ये कह सकते हैं कि बहुत व्यापक रूप से, सर्व रूप से वो जो है अप्लाई किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि वो एक अच्छा रिसर्च है। तो आई थिंक कि आपको अब ये चीजें समझ में आ गई होंगी। एक बार फिर से बिल्कुल स्पीडली हम देखते हैं गुड रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहला है क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, स्पष्ट रूप से परिभाषित उद्देश्य, एथिकली कंडक्टेड, नैतिक रूप से उसका कहना चाहिए रिसर्च किया जाना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी, उसमें पर्याप्त लचीलापन होना चाहिए, एनी टाइम हम उसमें डेटा को ऐड कर सकते हैं, उसमें ऐसा स्कोप होना चाहिए कि हम सिग्निफिकेंट चेंज कर पाए, ऐड कर पाए, विश्वसनीयता होना चाहिए, रिलायबिलिटी होना चाहिए, है ना। और उसके बाद है वैलिडिटी। वैलिडिटी क्या रेफर्स करती है, तो वैलिडिटी रेफर्स करती है कि हमारा जो रिसर्च है वो कितना एप्लीकेबल है और उसकी जो कंक्लूजन है, एजम्पशंस है और प्रोपोजिशंस हैं वो हमारी वैलिडिटी को मेजर करने का एक तरीका है। देन आता है एक्यूरेसी, सटीकता, फिर है क्रेडिबिलिटी ऑफ सोर्सेस। तो यहाँ पर विशेष बात क्या ध्यान रखना है कि रिसर्च में जितना कोशिश हो सके, संभव हो सके, हमें प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना चाहिए। अगर प्राइमरी डेटा नहीं है तो फिर हमें सेकेंडरी डेटा पर जाना चाहिए। और ऐसा कोई रिसर्च जो मेनली बेस्ड है या कंप्लीटली बेस्ड किस पर है, सेकेंडरी डेटा पर, तो वो एक हार्मफुल सिचुएशन है। फिर हमारा डेटा, हमारा जो रिसर्च की जो फाइंडिंग्स है वो क्या होना चाहिए, जनरलाइजेबल। और डिग्री ऑफ जनरलाइजेबल का मतलब है कि मोर एंड मोर सैंपल्स पर हम उस फाइंडिंग्स को क्या कर सकें, अप्लाई कर सकें, वो एप्लीकेबल हो सके, तो हम कहेंगे कि वो हमारा जनरलाइज्ड है। फिर आता है रिसर्च के कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, इसके रिसर्च की विशेषताएं। अभी जो हमने पढ़ा ना वो रिसर्च की विशेषताएं नहीं, वो क्या थे, गुड रिसर्च के बारे में हम बात कर रहे थे। अब हम रिसर्च एक्टिविटी अच्छा है या बुरा है वो बात ही नहीं है, अब हम बात क्या कर रहे हैं कि रिसर्च के कैरेक्टर्स क्या हैं। तो रिसर्च के जो कैरेक्टर्स हैं, पहला है सिस्टमैटिक एक्टिविटी, यानी रिसर्च जो है वो कैसी एक्टिविटी है, एक सिस्टमैटिक एक्टिविटी है, यानी व्यवस्थित प्रक्रिया है, व्यवस्थित की जाने वाली क्रिया है, व्यवस्थित क्रिया है ना। इसमें सिस्टमैटिक प्रोसीजर होती टू एनालाइज अ रिसर्च प्रॉब्लम इन अ बेटर वे। रिसर्च कैन नॉट बी कंडक्टेड इन ए haphazard manner. A researcher can come to a step only when the previous one completed. यानी ये सिस्टमैटिक एक्टिविटी का कहने का मतलब क्या है कि सपोज करो आगे हम पढ़ेंगे स्टेप्स के 1 2 3 4 5 ऐसे, तो जब तक हम पहली स्टेप्स कंप्लीट नहीं करेंगे ना हम सेकंड पे नहीं जाएंगे, सेकंड कंप्लीट करेंगे देन हम थर्ड पे जाएंगे, थर्ड कंप्लीट करेंगे देन फोर्थ पे जाएंगे, फोर्थ कंप्लीट करेंगे देन फिफ्थ। तो हम एक स्टेप को, सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, दैट्स व्हाई दिस एक्टिविटी इज कॉल्ड द सिस्टमैटिक एक्टिविटी। फिर आता है आपका लॉजिकल प्रोसेस। तो बेसिक टेंट ऑफ रिसर्च इज लॉजिक, यानी आपका जो रिसर्च है वो कैसी प्रक्रिया है, एक तार्किक प्रक्रिया। ऑल द एजम्पशन, जितनी भी हम मान्यताएं लेते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, अंडरटेकन आर बेस्ड ऑन सर्टेन लॉजिक, एक निश्चित तर्क के आधार पर हमारी मान्यताएं आधारित होती है और उनका विश्लेषण किया जाता है। इट इज साइंटिफिक, सिस्टमैटिक एंड प्लान्ड इन्वेस्टिगेशन टू अंडरस्टैंड एंड अंडरलाइन प्रॉब्लम।
किसी भी समस्या को समझने के लिए किया गया वैज्ञानिक, व्यवस्थित और सुनियोजित जांच या सुनियोजित प्रक्रिया। फिर आता है इटरेटिव प्रोसेस। इटरेटिव, पहले भी ये वर्ड आ चुका है। इटरेटिव प्रोसेस मतलब कि पुनरावृत्त प्रक्रिया, है ना, अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन हम करते हैं। तो रिसर्च एक इटरेटिव प्रोसेस है ना। समटाइम्स इट बिकम्स नेसेसरी फॉर द रिसर्च to review the work of earlier stages which makes it cyclic in nature। cyclic in nature का मतलब क्या है? लगातार एक के बाद एक प्रक्रिया। आप ए से चले, आपने बी तक पहुंचे, बी से सी तक पहुंचे, आपका रिजल्ट आया, अगेन आप फिर वापस ए पर गए। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है ये क्या कहलाती है? साइक्लिक, रिपीटेटिव हो गया। तो आपका जो रिसर्च है ना वो कैसे ही है? इटरेटिव प्रोसेस है, नॉट इरिटेट, इटरेटिव। और अगला फोर्थ क्या है? बेस्ड ऑन एम्पेरिकल एविडेंसेस। एम्पेरिकल एविडेंसेस मतलब कि अनुभव जनित, है ना, जो अनुभव से प्रमाण आपके पास आए हैं ना, उस पर आधारित होती है। उसको फिर आप क्या करते हैं? अपने रिसर्च का एक हिस्सा बनाते हैं। तो रिसर्च स्टडीज आर एम्पेरिकल इन नेचर, अनुभवों पर आधारित होती हैं। एवरी स्टेप इन रिसर्च इज कैरिड आउट यूजिंग वेरियस साइंटिफिक टूल्स एंड टेक्निक्स। बहुत सारी वैज्ञानिक टूल्स हैं और तकनीक हैं, उनका उपयोग किया जाता है। एवरी स्टेप इन रिसर्च is checked for accuracy and based on observed experience or empirical evidences। आपके observed को हम बोलते हैं प्रेक्षित, है ना। तो आपके प्रेक्षित अनुभव, यानी एक्सपीरियंस्ड, और दूसरा घटना से अनुभव, मतलब कोई घटना हुई है उसके अनुभव। तो दोनों के ऑब्जर्व्ड एक्सपीरियंस और एम्पेरिकल एविडेंसेस, अनुभव जनित प्रमाण, तो इनके आधार पर जो है आपका रिसर्च होता है। देयरफॉर क्वांटिटेटिव रिसर्च इज इजियर टू वैलिडेट देन द क्वालिटेटिव, है ना। क्वांटिटी, जहां पर हम मात्रात्मक बात कर रहे हैं, गणनात्मक बात कर रहे हैं, तो हम उसको बहुत आसानी से वैलिडेट कर सकते हैं। लेकिन जहां गुणात्मक विश्लेषण की बात आती है, गुणात्मक अनुसंधान की बात आती है, आगे हम इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, तो गुणात्मक अनुसंधान की तुलना में क्वांटिटेटिव रिसर्च को वैलिडेट करना आसान होता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये एक क्वेश्चन बनता है यहां से। फिर आता है कंट्रोल्ड इन नेचर। आपका जो रिसर्च है वो नियंत्रित प्रकृति का होता है। नियंत्रित प्रकृति का मतलब है कि एवरीथिंग इज इन कंट्रोल। द रिसर्चर ऑफन कंट्रोल द इफेक्ट ऑफ वेरिएबल्स बाय अलाउइंग ओनली सम वेरिएबल्स टू वेरी सो दैट देयर इफेक्ट कैन बी टेस्टेड। Due to these reasons, controlling the variables in scientific research is much easier than controlling the factors in social research। अब यहाँ पर आप देखिए दो शब्द आए हैं। एक आपका क्या आ रहा है? वेरिएबल्स इन साइंटिफिक रिसर्च, वैज्ञानिक अनुसंधान, और दूसरा आ रहा है आपका सामाजिक अनुसंधान। तो जब हम बात करते हैं तो वैज्ञानिक अनुसंधान यानी जो हमारे मूल वैज्ञानिक विषय है। अब आप देखिए ऐसे तो क्या होता है, पॉलिटिकल साइंस वर्ड कहते हैं, है ना, सोशल साइंसेस कहते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे वैज्ञानिक का मतलब है जो वैज्ञानिक विषय है ना, जिनमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। तो वैज्ञानिक अनुसंधान, और दूसरा है सामाजिक अनुसंधान। तो जो सोशल रिसर्च होता है उसके अंदर वेरिएबल पर रिसर्चर्स का कंट्रोल नहीं होता है ना। जो भी डेटा और जो भी बोलेगा तो इस पे कंट्रोल नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि वेरिएबल्स पर कंट्रोल किया जा सकता है, और कुछ वेरिएबल्स को कंट्रोल करके बाकी के इफेक्ट्स को रिसर्चर स्टडी कर सकता है। तो हेंस रिसर्च इज वेरी एसेंशियल टू कंट्रोल द वेरिएबल्स केयरफुली। तो ये बहुत आवश्यक है कि आप जो है वेरिएबल्स को सावधानी के साथ कंट्रोल करें। अब आता है टाइप्स ऑफ रिसर्च, रिसर्च के प्रकार। तो हमने देखे रिसर्च को जो है वो हमने 5 प्रकार से इसको बांटा है। एक है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन, इनके अनुप्रयोग के आधार पर इनका कहाँ उपयोग किया जाएगा, कहाँ अप्लाई किया जाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिवनेस, इनके उद्देश्य पर आधारित है। ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरी, सिद्धांत की सीमाओं तक। फिर है ऑन द बेसिस ऑफ मैथडोलॉजी, है ना, मैथड्स जो हम प्रयोग कर रहे हैं, विधि जो प्रयोग कर रहे हैं, प्रविधि जो प्रयोग कर रहे हैं उसके आधार पर। और फिर बचे अन्य टाइप। तो ये हमारे रिसर्च के टाइप्स हैं।
अब आते हैं बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस, उपयोग के अनुप्रयोग के आधार पर। तो अनुप्रयोग के आधार पर रिसर्च जो है आपका कितने प्रकार का है, तो अनुभव के आधार पर रिसर्च आपका जो है वो है बेसिक रिसर्च, है ना। बेसिक रिसर्च यानी कि आपका रिसर्च कैसा है, बुनियादी अनुसंधान है, बुनियादी अनुसंधान या फिर आपका शुद्ध अनुसंधान या फिर आपका मौलिक अनुसंधान, फंडामेंटल रिसर्च। तो ये एप्लीकेशंस के आधार पर है। तो प्योर रिसर्च इज आल्सो नोन एज द बेसिक रिसर्च और फंडामेंटल रिसर्च। इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ रिसर्च। ये जो है अनुसंधान का सबसे कहना चाहिए कॉमन, मूल आधार है, यानी सबसे कॉमन जिसको हम कह सकते हैं वो है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च इज टू प्रोवाइड मॉडल्स एंड थ्योरीज रिगार्डिंग सम फिनोमेना। इसका उद्देश्य क्या है कि कुछ घटनाओं के प्रति या कुछ सिद्धांत है उनके लिए मॉडल्स को प्रपोज करना और उसके बारे में बात करना। यहाँ पर हाइपोथेसिस एंड थ्योरीज, बेसिक रिसर्च इज कैरिड आउट टू डिस्कवर एंड गेन बेटर insight about a scientific phenomena without considering the problem and its direct practical applications, है ना। यहाँ पर आप अगर बेसिक रिसर्च की बात करें या प्योर रिसर्च भी हम इसको कह सकते हैं, फंडामेंटल रिसर्च भी कह सकते हैं, और सबसे ज्यादा विज्ञान के अंतर्गत तो यही रिसर्च सबसे ज्यादा होता है। तो इसमें आता है डिस्कवरी, है ना। आप देखें डिस्कवरी के लिए हिंदी शब्द क्या है, खोज, और दूसरा होता है इन्वेंशन, उसके लिए होता है आविष्कार। तो आविष्कार इन्वेंशन के लिए यूज होता है ना, और डिस्कवरी जो है वो ये खोज। तो डिस्कवर है ना, कवर्ड जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है और उसको आप खोज रहे हो, तो दैट इज डिस्कवरी। जैसे फॉर द एग्जांपल द थ्योरी गिवन बाय चार्ल्स डार्विन ऑन द सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, है ना, यानी जो सबसे सर्वाधिक उपयुक्त है वही सर्वाइव करेगा, ये चार्ल्स डार्विन की थ्योरी है। तो ये डिस्कवरी। फिर इन्वेंशन में डिजाइनिंग ए न्यू मेथड्स, है ना, एंड टेक्निक्स दैट can be the prime purpose of the basic research. For example, inventing the concept of total quality management, प्रबंधन विज्ञान में, है ना, पूर्ण गुणवत्ता, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट को विकसित करना या उसके बारे में बताना। या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है, उनकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की डिस्कवरी की गई, इन्वेंशन नहीं किया गया, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पर बेस्ड जो एपरेटस है, उपकरण है, उनका क्या किया गया है, इन्वेंशन किया गया है। रिफ्लेक्शन है, प्रतिबिंब, यानी रिसर्चर एनालाइज करता है थ्योरीज को, मॉडल्स को, टेक्निक्स को, है ना, और फिर सोशल कॉन्टेक्स्ट में भी, और फिर उनको क्या करता है, अप्लाई करता है, तो वो सोसाइटी को किस प्रकार से रिफ्लेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर तीन चीजें आपके सामने आई है ना, बेसिक रिसर्च के अंदर, डिस्कवरी, इन्वेंशन एंड रिफ्लेक्शन। फिर आता है अप्लाइड, प्रैक्टिकल, नीड बेस्ड, एक्शन बेस्ड, है ना। अप्लाइड यानी अनुप्रयुक्त, और प्रैक्टिकल यानी प्रायोगिक आधार, नीड बेस्ड यानी आवश्यकता आधारित। तो अप्लाइड, प्रैक्टिकल एंड नीड बेस्ड और एक्शन बेस्ड रिसर्च। The applied research is also called the practical research, need based research or action based research, while basic research emphasize or enhancing the existing knowledge without any practical application। ध्यान रखें, बेसिक एप्लीकेशन, बेसिक रिसर्च जो होता है उसका उद्देश्य किसी भी तरीके से एप्लीकेशन वाला पार्ट नहीं होता है, एप्लीकेशन वाला पार्ट बाद में आता है। तो अप्लाइड रिसर्च जो है वो बेसिक रिसर्च के जो रिजल्ट्स आए हैं, जो थ्योरीज आई हैं, जो कॉन्सेप्ट्स आए हैं, जो प्रोपोजिशंस आए हैं, उनको किस तरीके से अप्लाई किया जाए, ये अप्लाइड रिसर्च का हिस्सा होता है। फॉर एग्जाम्पल, when a sociologist tries to find out the reasons for crime or the factors that lead a person to become a criminal, is the area of pure research. But when the sociologist tries to find out how the behavior of a criminal can be controlled, it falls in the purview of applied research।
यानी अगर हम एक समाज शास्त्री के दृष्टिकोण से देखें तो एक शुद्ध जो रिसर्च होगा, प्योर रिसर्च होगा, तो वो इस बात को स्टडी करेगा कि वो कौन से फैक्टर्स हैं, द फैक्टर्स विच लीड द पर्सन टू बिकम अ क्रिमिनल। ये प्योर रिसर्च है। लेकिन जब हम अप्लाइड वाले में जाएंगे तो हम क्या करेंगे कि ये देखेंगे कि क्रिमिनल बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, या जो क्रिमिनल्स हैं उनके बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। तो क्रिमिनल क्यों बनता है, ये हमारा प्योर रिसर्च है। लेकिन उसको नियंत्रित कैसे किया जाएगा, ये हमारा अप्लाइड रिसर्च है। फिर आता है ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य के आधार पर। तो उद्देश्य के आधार पर रिसर्च कैसा होता है, तो उद्देश्य के आधार पर रिसर्च होता है एक्सप्लोनेटरी और फॉर्मुलेटिव रिसर्च, है ना। एक्सप्लोनेटरी या फॉर्मुलेटिव रिसर्च का मतलब क्या है आपका, कि रिसर्च जो है वो खोजपूर्ण या सूत्रात्मक, है ना। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज आल्सो नोन एज द फॉर्मुलेटिव, यानी आपने कुछ एक्सप्लोरेट किया है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिसर्च is to explore the unknown facts or phenomena that are not previously defined, पूर्व में जो परिभाषित नहीं की गई हैं ऐसी अननोन तथ्यों को या घटनाओं को एक्सप्लोर करना, खोज करना, है ना। ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च का हिस्सा है, या इसे हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कहते हैं। इसके बाद अगला आता है डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल रिसर्च। डिस्क्रिप्टिव या हम इसे क्या कह सकते हैं, वर्णनात्मक, है ना। डिस्क्रिप्शन जिसको बोलते हैं ना, वर्णन करना, तो जिसमें वर्णन किया जाता है। तो वर्णन करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, सफिशिएंट डेटा होना चाहिए। तो इसमें डेटा की बात वो होता है हमारी, यानी डेटा बहुत ज्यादा कलेक्ट किया जाता है। दैट्स व्हाई इट इज आल्सो नोन एज द स्टैटिस्टिकल रिसर्च। तो डिस्क्रिप्टिव और स्टैटिस्टिकल रिसर्च, है ना। For example, research can be conducted to examine the causes behind a specific kind of disease in a particular area. फिर आता है आपका एक्सपेरिमेंटल, है ना, कैजुअल और एक्सप्लेनेटरी। देखो वहां था है ना, एक्सप्लोरेटरी, और यहाँ क्या है, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लेन करने वाला। तो ये जो रिसर्च है इसमें हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर ये आपका एक्सप्लेनेटरी बेस्ड है ना। तो is carried out to identify the causes of any effect, है ना। किसी प्रभाव के क्या कारण है उसकी व्याख्या करने के लिए, उसको एक्सप्लेन करने के लिए ये रिसर्च होते हैं। तो ये प्रायोगिक अनुसंधान है। फिर ऑन द बेसिस ऑफ एक्सटेंट ऑफ थ्योरी, किसी सिद्धांत की सीमा पर आधारित अनुसंधान। तो इसमें आपका थ्योरेटिकल रिसर्च है ना। थ्योरेटिकल रिसर्च इट सीक्स टू अ न्यू नॉलेज by discovering new ideas and new theories। तो यहाँ इस basis of extant theories then आपका आ रहा है empirical research, अनुभवों पर आधारित अनुसंधान। फिर आ रहा है आपका on the basis of methodology, है ना। methods कौन सी, प्रविधि कौन सी है। तो methodology के basis पे हम बात करें तो methodology के basis पे आपका है, पहला है qualitative research, quality गुणात्मक अनुसंधान या गुणात्मक शोध। गुणात्मक शोध के बाद अगला आता है क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक, है ना। तो यहाँ पर क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं। और फिर है अदर टाइप्स में है एवेल्युएशन, मूल्यांकन अनुसंधान, है ना, इसमें हम मूल्यांकन करते हैं। फिर है आपका एक्शन और पार्टिसिपेशन रिसर्च, सहभागिता या क्रिया आधारित। हिस्टोरिकल रिसर्च, ऐतिहासिक अनुसंधान। एक्स पोस्ट फैक्टर, यानी उत्तर प्रभावी, है ना, घटना। जैसे एक्स पोस्ट फैक्टर का एक एग्जांपल हम बात करें, जैसे अभी पूरा विश्व जो है वो आपका कोविड-19, है ना। तो कोविड-19 की बाद की परिस्थितियों में, है ना, क्या सामाजिक बदलाव आए, है ना, सोशल चेंजेस या इकोनॉमिकल चेंजेस या कोई क्लिनिकल चेंजेस या बिहेवियरल, ऐसे कोई भी टॉपिक हो सकता है। तो अगर हम कोविड-19 के बाद क्या बदलाव आए उनके बारे में बात कर रहे हैं तो ये सब किस में आएगा, एक्स पोस्ट फैक्टर्स रिसर्च में आएगा। तो ये हमारे रिसर्च के
टाइप थे। अब आता है रिसर्च की अप्रोचेस। तो रिसर्च अप्रोचेस के बारे में हम जो है वो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।